नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में साइबर हमले से सरकारी कामकाज पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। उत्तराखंड सचिवालय में ई फाइल से लेकर जिलों तक ई ऑफिस के जरिए होने वाला कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। आईटीडीए के डेटा सेंटर से होस्ट होने वाली सभी 180 से ज्यादा एप्लीकेशन और वेबसाइट्स फिलहाल बंद है, जिनमें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों के साथ सचिवालय में ई फाइलिंग का भी काम ठप पड़ा हुआ है। तो वहीं पर्यटन विभाग के एप्लीकेशन भी काम नहीं कर रहे हैं। आम जनता के अपूर्णी पोर्टल के तहत बनने वाले जरूरी प्रमाण पत्र भी पिछले 3 दिन से नहीं बन पा रहे हैं। साइबर अटैक को लेकर भले ही शासन प्रशासन के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हो, लेकिन इस साइबर अटैक से अगर कोई परेशान हुआ है तो वो राज्य की जनता है, जिसकी सुध लेने वाला अभी कोई नहीं है। समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर की टर्म्स में, उसमें हम डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परिस्थिति डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 वीएम्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के आज जैसे कल हमारा पूरा स्मार्ट नेटवर्क अप हो गया था, और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, उन हर एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप करते हैं। उत्तराखंड के सभी सरकारी विभाग साइबर अटैक के जद में आए, और जिस तरीके से ये साइबर अटैक किया गया उससे सीधे तौर पर जो सरकारी सेवाएं थी वो पूरी तरीके से पूरे दिन बाधित नजर आई। सचिवालय समेत सीधे महत्वपूर्ण जो विभाग थे वहां पर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नंबर हो या फिर डाटा सेंटर का हो, सभी इस साइबर अटैक से जूते नजर आए। कोई ऐसी प्रक्रिया दौरान यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कह सकते हैं कि जो इंटरनेट सर्विस यूकॉन वो भी इसकी जद में आता हुआ नजर आया, और पूरी तरीके से साइबर अटैक उत्तराखंड के लिए खिला देने वाला कहा जा सकता है। सरकारी सिस्टम को से नहीं आए, और अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस साइबर अटैक के बाद प्रशासन, ये कह सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वो भी अब अपना आप को हरकत में बताया नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से काम यहाँ पर किया गया है, ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर ये जरूरत महसूस होने लगी है कि उत्तराखंड की इंटरनेट या जो दूसरी सर्विस सेवाएं हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक बार फिर से इसका एडिट कराया जा सके, ताकि इसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ था, ऐसे में सरकार को सजग रहने की बेहद आवश्यकता है। कैमरामैन अपने साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में साइबर हमले से सरकारी कामकाज पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, उत्तराखंड के तमाम जो सरकारी विभाग है इस वक्त साइबर अटैक की जद में है। पिछले 3 दिनों से सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, और अभी की अगर स्थिति की बात करूं तो अभी क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो ज्यादातर जो साइट है या जो जिस साइटों पर काम यहाँ पर होता है, जो ई ऑफिस की जो लाइन है वो अभी तक यहाँ पर बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल जैसे ही ये साइबर अटैक की एक पुष्टि यहाँ पर हो पाई थी कि पूरी तरीके से जिस तरीके से वायरस यहाँ पर घुस गया था और काम प्रभावित हो रहा था, उसके बाद सीधे तौर पर जो आईटी सचिव हैं उनकी तरफ से निर्देश दे दिया जाए कि इस तरीके की सभी जो ऑनलाइन जो काम होते हैं उसको बंद करने का काम वहाँ पर किया जाए। क्योंकि जब तक उसका पूरी तरीके से परीक्षण नहीं हो जाता, जब तक उसकी सुरक्षित होने का पूरा मामला साफ नहीं हो पाता, तब तक किसी भी प्रकार से उस पर काम करना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं हो सकता है। इसीलिए
अभी भी ये कह सकते हैं कि यूपान की तरफ से लगातार जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो सरकार की यानी ITDA के अंतर्गत जो 146 साइट और वेबसाइट जो काम यहाँ पर संचालित जो होती है 146, वो अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ये कहा जा सकता है जैसा कि आपने कहा कुछ 146 एप्लीकेशंस और वेबसाइट ऐसी हैं उत्तराखंड सरकार की जो फिलहाल बंद पड़ी है। जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो या अन्य कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन हो। अब ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना, IT विभाग का क्या कुछ कहना, कितना समय इसमें लगेगा इसे सही होने में, और साथ ही जिस तरह से साइबर अटैक हुआ इसकी वजह क्या माने? देखिए, वजह और जो कारण है उन सभी की यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है, उसका यहाँ पर परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जो ये साइबर अटैक्स इसे कहा जा सकता है, या इसे कह सकता है कि साइबर तरीके से एक हमला यहाँ पर हुआ है। जो वायरस यहाँ पर आए थे वो किन कारणों से यहाँ पर आए थे, किसके जरिए सब चीजें हुई है, उसका परीक्षण दिल्ली के स्तर पर भी किया जा रहा है। यानी उत्तराखंड सरकार जो लगातार यहाँ पर, उत्तराखंड प्रशासन जो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग दिल्ली के स्तर पर भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से इन सब चीजों को, जो सरकारी जो डाटा है, सरकारी जो डेटा है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। किसी प्रकार से कोई इसमें और आगे की जो संभावना, खतरे की जो संभावना है, उनको आगे आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार से वो और न बढ़ सके, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया को लेकर अभी भी प्रशिक्षण चल रहा है। जिस तरह से सरकारी डेटा की आपने बात करी, साथ ही अगर जनता के पर्सनल डेटा की बात करें, क्या ये भी खतरे में हो सकते हैं? ये कह सकते हैं कि इससे पहले कुछ दिनों पहले ITDA के जो पूर्व निदेशक रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक अंदेशा यहाँ पर जताया था और ये कहा था कि अभी और सिक्योर इस पूरी साइट को और सिक्योर करना बाकी है और उसके लिए कुछ परीक्षणों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई, यानी जो सिक्योरिटी के मामले पर जो काम यहाँ पर होना चाहिए था, चाहे अपनो उत्तराखंड पोर्टल का हो या फिर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का हो या फिर दूसरे ऑफिस के जो काम यहाँ पर होते हैं, जिस प्रकार से उस पर सुरक्षा के उपकरण वहां पर लगने चाहिए थे, जो उस पर डेटा वहां पर डलना चाहिए था, जो एंटीवायरस वहां पर होने चाहिए थे, वो चीजें उस काम को करने में बड़ी देरी यहाँ पर की गई। और यही वजह रही कि जब ये देरी यहाँ पर हुई तो ये जाकर जो साइबर हमला हुआ उससे निपटने में प्रशासन को इतना समय अभी और यहाँ पर लग पा रहा है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 48 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है और अभी भी पूरी तरीके से कितना और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है रिकवर होने में? जो भी एप्लीकेशंस बंद पड़ी है, कितना और समय? टिपिकल IT विभाग अभी भी ये कह सकता है कि आश्वस्त है। उनका कहना है कि धीरे धीरे प्रशिक्षण का जो काम है वो पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ये कह सकते हैं यूसान के तहत जो काम यहाँ पर होना है उसको प्रशिक्षण के तहत रन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो ये कह सकता है कि चाहे आप ट्रेजरी के जो ऑफिस के जो कार्यालय होता है उनको भी आगे चलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से सरकार का जो लेन देन का जो भुगतान है वो पेंडिंग ना पड़ा रह सके और कामों में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इसके अलावा जो ऑफिस के जो काम होते हैं, यानी सचिवालय से जो सभी जनपद ऑफिस के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, उसको चलाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। कोशिश यही है कि आज देर शाम तक या कल तक पूरी तरीके से इस प्रणाली को सुरक्षित यहाँ पर रखा जा सके और काम को जो निर्बाध रूप से अभी बंद पड़ा हुआ वो निर्बाध रूप से आगे चलता रह सके, ऐसी कोशिश करने की प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साइबर अटैक की वजह से जिस तरह से सरकारी विभागों के कई सारे एप्लीकेशंस, वेबसाइट और काम अटके हुए हैं, हालांकि कितना और इसमें समय लगता है, कब रिकवर हो पाते हैं सभी एप्लीकेशंस, उसके लिए इंतजार यहां पर। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में डीजीपी को लेकर रेस जारी है। डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने 3 नामों का पैनल भेज दिया है, जिसमें दीपम सेठ, PV के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम शामिल है। इस पैनल में पिछले करीब 10 महीनों से डीजीपी का दायित्व निभा रहे अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं है। यूपी कैडर के चलते अभिनव कुमार पैनल से बाहर हो गए हैं। वहीं इस पैनल में पहले नंबर पर 1995 बैच के IPS अधिकारी दीपम सेठ का नाम है। वहीं PV के प्रसाद और अमित सिन्हा का नाम भी शामिल है। वहीं दीपम सेठ के डीजीपी बनने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। तो डीजीपी की रेस से अभिनव कुमार बाहर हो गए हैं। पिछले साल नवंबर के महीने में अभिनव कुमार ने कार्यवाहक डीजीपी का पदभार उत्तराखंड में ग्रहण किया था। हालांकि उनके
उनको ये दायित्व दिए जाने को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी का। अवनीश जी, जिस तरह से उत्तराखंड में डीजीपी नया मिलने वाला है उत्तराखंड को, और रेस में 3 नाम सबसे आगे है, लेकिन अभिनव कुमार जो अभी कार्यवाहक डीजीपी का पद संभाल रहे हैं, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। देखिए, बिल्कुल रिया, अगर मैं बात करूं अभिनव कुमार की, तो उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, लेकिन क्योंकि वो यूपी कैडर के हैं इसलिए उनका नाम पैनल में नहीं है। इतना जरूर है कि 3 नाम पैनल में भेजे गए हैं, जिसमें दीपम सेठ है, के प्रसाद है और अमित सिन्हा है। अगर मैं सिन्हा की बात करूं तो पहले नंबर पर दीपम सेठ का नाम यहाँ पर आता है और वो अभी प्रतिनियुक्ति पर बाहर है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि वो डीजीपी की रेस में इस समय सबसे ज्यादा है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो पीवी के प्रसाद है, जो कि उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा अमित सिन्हा है, वो भी उत्तराखंड में, यानी कि 2 अधिकारी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि एक अधिकारी जो है दीपम सेठ, वो इस समय दिल्ली में है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम तरह की जो अटकलें थी, कई दिनों से जो रस्ता कसी चल रही थी, उसमें यही था कि आखिरकार अभिनव कुमार डीजीपी बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनका नाम जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन वो खुलासा कर चुका है और एक सरकारी आदेश जो आया, एक सरकारी जो विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभिनव कुमार लिस्ट में नहीं है, उनका नाम पैनल में नहीं भेजा गया है। 3 नाम भेजे गए हैं और अब आयोग को ये तय करना है कि उन 3 नाम में से कौन डीजीपी होगा उत्तराखंड का। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम दीपम सेठ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं और सीनियरिटी के आधार पर देखा जाए तो वो ही उत्तराखंड के आने वाले डीजीपी होंगे। जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस तरह से तमाम कयासों पर अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि ये चीज साफ है कि अभिनव कुमार जो है वो डीजीपी की रेस से बाहर है। लेकिन अगर इस चीज को समझा जाए, इस चीज को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस कई तरह के सवाल भी उठा रहा था, और यही वजह माने क्या, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस हाल ही में राज्य सरकार को भेजा था कि उत्तराखंड में स्थायी डीजीपी नहीं है, क्या यही वजह कि इसकी कवायद जो है तेज कर दी गई? देखिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अभिनव कुमार की कार्यशैली बेहतर रही है। लेकिन जिस तरह कुछ समय से उनके जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को काफी अखरे हैं, और यही कारण रहा कि उन्होंने विपक्ष उत्तराखंड के कार्रवाई डीजीपी को निशाने पर लिया। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, या कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अभिनव कुमार की तमाम मुद्दों को लेकर आलोचना की और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की बयानबाजी डीजीपी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी करूं कि जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार से सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने तो सीधे तौर पर ये कहा था कि डीजीपी को अपने हद में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर रहे थे डीजीपी, तमाम तरह का आरोप उनके ऊपर लगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक अलग छवि अभिनव कुमार की थी, लेकिन डीजीपी बनने के बाद कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो हम कह सकते हैं अब वो फिलहाल देश से बाहर है, अब वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे, वो पिता मूल कैडर जाएंगे, ये अपने आप से देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 6-7-10 दिन में उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी जल्द उत्तराखंड को नए डीजीपी मिलने वाले हैं। अवनीश प्रेमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसान मेले का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने मेला स्थल पर भ्रमण भी किया। इस दौरान सीएम ने हरेला गार्डन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। साथ ही विभिन्न जिलों के 9 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय की किताबों का विमोचन भी किया। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने बताया कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता घेराव करेंगे।
मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के तो प्लेन की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहा है गांव। शहर की तरफ आ रहे हैं लोग। मैंने उसमें तो मूल्यवान भू कानून, राजधानी गैर हैं और पर संपत्तियां, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। पर संपत्तियां आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से पर संपत्तियां यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। तो आप बताओ इन्होंने ऐसे क्या किसी भी नवनिर्मित किसी राज्य के साथ ऐसा शौचालय विवाद नहीं हुआ जैसे कि उत्तराखंड के साथ हुआ। क्या आप देख लिया हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र की 676 हेक्टेयर वहाँ पे जमीन है। यहाँ पे श्रीनगर में जाओ, वहाँ पे भी जमीनें हैं। यहाँ कालागढ़ डैम है। वहीं राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दुकान से काफी गंदगी फैलाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा था। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान काटा है। साथ ही सख्त हिदायत भी दी है। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड से ये एरिया है। यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेका है, लाइसेंस आदि जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है। तो इन लोगों को चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पे जो है उनका सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग के ओनर है उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है, सीवर खुले में बहाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो कूड़ा जो है वहीं पर ही फेंका जा रहा है, उस पर उनका भी जो है 2 लाख रुपए का चालान किया जा रहा है। वहीं भारत की भूमि से ही पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करने का शिव भक्तों का सपना आज पूरा हो गया है। जी हां, नवरात्रि के आगाज के साथ ही यात्रियों के 5 सदस्यीय टीम ने पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओल्ड लिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन किए। कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए उठे। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन के लिए कमर कस ली थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए बाकायदा एक टूर पैकेज घोषित किया। धर्मनगरी हरिद्वार की पंचपुरी में स्थित सिद्ध स्थल चंडी देवी मंदिर देश का ऐसा इकलौता भगवती का मंदिर है जहां मां खंभ रूप में विराजमान है। यही नहीं, यहां मां के रौद्र रूप और मंगल रूप के एक ही जगह होते हैं। नील पर्वत पर विराजमान मां चंडी देवी मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर में मां चंडिका के 2 रूप विराजमान हैं, जिनके दर्शन कर भक्त अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं। यूं तो माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां की भीड़ बढ़ जाती है और देश के कोने कोने से लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहां दर्शन करने आते हैं।
वहीं कोटद्वार में जल संस्थान का नया कारनामा सामने आया है, जहां कर्मचारियों की मिली भगत के चलते रिटायरमेंट के बाद भी सहायक अभियंता फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति देते रहे। जल संस्थान के एई BR चौधरी का पिछले साल दिसंबर में रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जो अगस्त महीने में खत्म हो चुका है। लेकिन एई उसके बाद भी सितंबर महीने में भी नई फाइलों पर साइन करते रहे। सेवा निवृत्त होने के बावजूद एई ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन करे हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर भीख मांगने वाले 2 लड़कियां और 2 लड़कों को घंटाघर और ISBT से चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा रेस्क्यू किया गया। बच्चों की GD और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति को पेश किया गया। बालिकाओं को बालिका निकेतन, बालकों को शिशु सदन में रखवाया गया है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।